आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीजीपी पूर्व उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि सर, इस समय देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कोई किसी के सपोर्ट में लिख दे रहा है या कुछ बात कह दे रहा है तो उसको धमकी दी जा रही है, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है और प्रशासन पे भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा आपसे बातचीत करें कि कैसी स्थिति इस समय समाज में उत्पन्न हो गई है। धमकी ही नहीं दी जा रही है, बल्कि धमकी को पूरा भी किया जा रहा है, जैसा कि अमरावती में किया और जैसा कि उदयपुर में पूरा किया। और यही नहीं, तमाम लोगों को फ़ोन किया जा रहा है कि आपने नूपुर शर्मा का समर्थन कैसे किया। ये स्थिति अत्यंत अस्वस्थ, अवांछनीय है और बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य है। पुलिस प्रशासन की महिमा तो देखें। अब आपके सवाल का जवाब आता है कि ये आखिर हुआ कैसे। उदयपुर की घटना में जाएं, न्याय का अंधेर तो देखें। जो पीड़ित पक्ष था उसी को गिरफ्तार किया, जो आतताई थे उनको थाने पे बुलाया और एक तथाकथित एक समझौता कराया। और आप जिसको कहते हैं कि गंभीर बीमारी में कोई लाल दवा, कोई होम्योपैथिक, कोई टिंचर कुछ तो देंगे, आपने बिल्कुल बेदाग, बस हमें नहीं मालूम कि उनको समोसा और पकौड़ी खिलाई कि नहीं, लेकिन बस इसकी कसर बाकी रह गई थी। आपने 107, 116, 3 सीआरपीसी में कार्रवाई क्यों नहीं की? 151 सीआरपीसी में कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये 2 कार्रवाई होती तो कन्हैया लाल आज जिंदा होते। लेकिन आपकी जो मजबूरी थी, राजनीतिक आकाओं की, जो भी आप उनका पालन कर रहे थे, उनके नाजायज़ आदेशों का, क्योंकि राजस्थान पुलिस को मैं जानता हूं, इतनी बड़ी चूक प्रशासनिक और पुलिस प्रक्रिया में राजस्थान पुलिस नहीं कर सकती है। उन्होंने अगर किया तो उसके पीछे राजनीतिक कारण है। बिल्कुल। आइए अमरावती पे आइए, पहले मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अमरावती में 21 तारीख को घटना होती है और उसको डकैती और रॉबरी की शक्ल दी जाती है। आपने ज़रूरी नहीं समझा कि उसको धमकी मिल रही थी। आपने उन धमकियों को नज़रअंदाज किया। आतताइयों को आपने पूछ करके, बुला करके थाने पे उनसे पूछताछ करना ज़रूरी भी नहीं समझा। तो अगर आपने आतताइयों को खुली छूट दे दी है कि तुम हमारी छाती पे मूंग दलो, तो वो छाती पे मूंग दलेंगे। अब अगर पुलिस अपने पे आ जाती तो क्या होता? यूपी में पीएफआई की रैली नहीं निकली। यूपी में कोई करेगा तो उसके भगवान उसकी रक्षा करे, केवल मैं यही कहूँगा। अगर यूपी में करेंगे तो भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान ही रक्षा करेंगे, भगवान ही रक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ कानून का साम्राज्य है। मैं ये नहीं कहता कोई आपराधिक घटना नहीं हो सकती है, आपराधिक घटना तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन विकास दुबे वगैरह का परिणाम आपने देखा है। यहाँ भाग्य रेखा दूसरी है। सर, इस समय जब लगातार इस तरह के सवाल आ रहे हैं, अगर किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार दूसरे लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको भी मार देंगे। तो एक जो आम जनमानस है, जैसे हम जैसे लोग हैं जो समाज में रह रहे हैं, वो उनके मन में भी एक डर है कि कहीं अगर ऐसा हमारे साथ भी हो गया तो कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान से चलने के बाद भी अगर आम जनमानस डर और भय में रहे तो प्रशासन किस काम का? ऐसा प्रशासन 2 कौड़ी का है, जो जनमानस में सुरक्षा और जन जन को सुरक्षा न दे सके और एक पक्ष की तरफ आंख उठाने का साहस न कर सके। आपका काम है जो आतताई है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। एक खरबूजा है, एक चाकू है। खरबूजे के ऊपर चाकू गिर रहा, कौन काट रहा है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि चाकू ही हत्या कर रहा है खरबूजे की? कम से कम हत्यारे का कम से कम माकूल इलाज तो करें। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि लोग अपनी आइडेंटिटी कंसील किए बिना देते हैं धमकी, ये भी संभव है। लोग पाकिस्तान और विदेशों से भी धमकी देते हैं, ये भी सही है। लेकिन उनके फुट सोल्जर्स हमारे आपके बीच में बैठे हैं, उनका कम से कम उनकी नकेल स्थानीय पुलिस कर सकती है और करना चाहिए। हर ज़िले में जहाँ जहाँ से धमकी आई है उनकी सूची बना लें, लिपिबद्ध कर लें। और मैं कहूँगा प्रसाद नंबर 1 धारा 151, 116, 3 सीआरपीसी। नंबर 2 अगर तब भी न माने 295, 153 ए आईपीसी, तब भी न माने रासुका उपधारा 1 पब्लिक ऑर्डर 1 साल और उसके बाद यूपीए 10 साल, और उसके बाद तो बाकी जो है कार्रवाई तो बाद में हुई होगी। लेकिन शासन प्रशासन से कोई लड़ नहीं सकता है और हमारा तो काम ही यही है। हमारा काम लड़ना थोड़ी है। हमारा काम जिसने जो काम किया है उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई करना, और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई एक डेटाबेस तैयार कर लीजिए, डेटाबेस तैयार कर लीजिए और कम से कम स्टेट वाइज ये कर लीजिए। जो ये धमकाने वाले हैं 15 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई, 15 दिन में सज़ा और 31वें दिन 31 वर्किंग डे में इनकी सज़ा सुनाई दी। दंड की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट ही एक गारंटी है कि अपराध पे नियंत्रण होगा। और अमरावती और उदयपुर में आपने क्या देखा?
सर्टेनिटी ऑफ बीइंग लेट ऑफ, निश्चितता कि आपका कुछ नहीं होगा। राजनीतिक आका चट्टान की तरह आपकी तरफ खड़े हैं कि आपने हमारे प्यारे चरमपंथियों की तरफ आंख उठा के देखा कैसे। सर दो घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, एक अजमेर का, एक बूंदी का। दोनों मौलाना भड़काऊ बयान देते हैं, पीछे पुलिस खड़ी रहती है, वीडियो में साफ देखा जाता है, गिरफ्तारी होती है, 48 घंटे के अंदर छूट जाते हैं। अजमेर का मौलाना कहता है कि अगर कोई नुपुर शर्मा का गर्दन काट के आएगा तो हम उसे अपना मकान देंगे। प्रशासन को क्या करना चाहिए यहाँ पे? मौलाना को गिरफ्तार करना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट और मकोका के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। ये थोड़े ही कि मोटर माउट की तरह जो मन में आप बक बक करते चले जाएं और जिसको चाहे आप धमकी दे दें। इसके पहले भी लोग थे जो कहे 50 लाख देंगे, 50 करोड़ देंगे। अरे आप जो देंगे पहले तो आपके मकान की जांच होनी चाहिए मौलाना, कि आपकी आमदनी इतनी फालतू हो गई कि आप अपना मकान दे देंगे। मालिकाना हक की जांच करें और अगर नाजायज़ है तो उसको गिरवा दें, बुलडोज़र बिल्कुल चलवा दें बुलडोज़र, क्योंकि माल मुफ्त दिले बेरहम। जाहिर है मुफ्त का माल है तभी तो आप बुलडोज़र चलवा देंगे। आपकी तो नाखून की अगर लग जाए तो हमको आपको पीड़ा होगी। हमारे घर की दीवार चहर दीवारी के ऊपर कोई आंच आ जाए हमें पीड़ा होगी उसकी। आप कह रहे हैं हम दान कर देंगे, हमें ज़रूर लगता है कि माल मुफ्त दिले बेरहम हराम की कमाई होगी, इसीलिए ये कह रहे हैं। बुलडोज़र चल जाए अकल ठिकाने आ जाएगी। एक और सवाल आपसे यही लेते हैं कि जिस तरह की ये घटना उत्पन्न हो रही है, लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा और प्रशासन को ठोस क्या कदम उठाना चाहिए कि जिससे मतलब एक ऐसा नज़ीर बने, लोग डरें। क्योंकि मैं ऐसा लोगों को सुन रहा था कि हाँ ठीक है, जो भी किया गया वो संविधान के हिसाब से कानूनन तो गलत है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से ये सही है और हम तो इस्लाम के हिसाब से ही चलेंगे। उनके लिए कानूनन किस तरह का एक प्रावधान बनाया जाना चाहिए जो नज़ीर बने? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हमारा देश तो साफ संविधान से चलेगा, क्योंकि संसद में संविधान पारित हुआ है, शरिया पारित नहीं हुआ है। शरिया 8 मुल्कों में चलता है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मॉरिटानिया है, नाइजीरिया है कुछ भागों में। तो जिनको इतना प्रेम है शरिया से वो इन 8 मुल्कों में जा सकते हैं। हमारा देश तो संविधान से चलेगा, और अगर संविधान से चलेगा तो संविधान के अनुरूप रहिए, अन्यथा विकल्प आपके खुले हैं, आप वहाँ जाइए। लेकिन यहाँ की बात अगर है तो ये तो देश संविधान से चलता है। और मैंने फिर कहा, इनका डेटाबेस बना करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में धमकी देने वालों को एक साथ सबके ऊपर कार्रवाई करें, और जिन लोगों ने हत्या की है, मेरी पुरजोर संस्तुति होगी अमरावती और उदयपुर वाले मैटर में, कि इनको जल्द से जल्द इनकी सज़ा सुना करके 30 दिन के अंदर तभी नज़ीर पेश की जाएगी। और अगर सज़ा इनको मिल जाती है, मान के चलिए इनकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा किसी को धमकाने की। ठीक है, एक प्रश्न मैं और लूँगा कि जैसे सर जब उदयपुर की घटना हुई, अमरावती की घटना हुई, तो तमाम लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते तो ये लिख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी जैसा शासन महाराष्ट्र में भी चाहिए और राजस्थान में भी चाहिए। आपको बतौर एक पूर्व डीजीपी क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हैं और जो राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या भिन्नताएं हैं? भिन्नता ही भिन्न, एक पीर घाट है और एक मीर घाट है। यहाँ पर अपराधियों के प्रति उदारता, और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की गाड़ियां पलट रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। 2000 करोड़ की संपत्ति बरामद कर ली गई है माफियाओं से, माफिया को जमींदोज कर दिया है। लोग अपराधी थाने में आके कह रहे हैं कि हम नेक चलनी की शपथ लेते हैं, हमारे खिलाफ अब कार्रवाई न करें। 525 एनकाउंटर 100 दिन में हुए हैं, जिसमें 68 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 5 अपराधी मारे गए हैं। ये फर्क है महाराष्ट्र में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर अपराधियों के सारे भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं, और यहाँ अन्य जिनका आपने बताया, अब तो खैर सरकार बदल गई, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि महाराष्ट्र में नहीं होगा। बाला साहब की विरासत पे कुछ तो काम करेंगे शिंदे साहब, लेकिन वहाँ अपराधियों के लिए बस माल्यार्पण नहीं हुआ, चाहे बाकी सब तो उनको महिमा मंडित करने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं गई। सर जब कार्रवाई होती है बुलडोजर की या रासुका लगाया जाता है, ये जब कार्रवाई होती है तो जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि अगर कोई एक अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके पिताजी या उसके माताजी द्वारा बनाई गई संपत्ति को क्यों गिराया जा रहा है, ये गलत कार्रवाई है। ये अगर पुलिस ही अपने हाथ में कानून ले लेगी तो न्यायालय में ताला लगा दिया जाए, ऐसे शब्दों का भी जिक्र होने लगता है। उसके बाद जब उदयपुर और महाराष्ट्र की घटना आती है तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? इनकी स्वार्थ सिद्धि इसी में है कि तुष्टीकरण करें, और स्वार्थ सिद्धि पूरी कर रहे हैं। इसमें अब अप्रत्याशित क्या है? अब हम बात आते हैं एक तरफ राजनीतिक तुष्टीकरण, क्योंकि जो एक कमाऊ पूत है, दुधारू गाय है, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं इधर कि
अगर इनके ऊपर आलोचना करेंगे तो वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारी प्रभावित होती है। और अगर आप ये कहते हैं कि अगर किसी की माँ या बाप की है, एक कंसेप्ट होता है पुलिस का कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैंने मकान बनवाया है अपने माँ के नाम, लेकिन उपभोग तो मैं कर रहा हूँ। अगर उपभोग मैं कर रहा हूँ, भले ही माँ के नाम हो और नाजायज़ हो, उपभोग मैं कर रहा हूँ नाजायज़ हो, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। इन दो शर्तों पे कानूनी अनिवार्यताओं को पूरा करने के बाद, नोटिस देने के बाद, सरासर अगर नाजायज़ है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे है, पुलिस की ज़मीन पे है, जंगलात पे, तो उसमें कोई उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। नोटिस दिया, बुलडोज़र चलाया। लेकिन अगर ज़रा सा भी कोई विवाद हो, नोटिस दें और ध्वस्त करें। और जिन लोगों को शिकायत है ना, गए तो हैं कोर्ट, कहीं से कोई रिलीफ मिली, कहीं कोई रिलीफ नहीं मिली। अगर किसी न्यायालय से कोई आपको राहत नहीं मिली तो ये स्पष्ट इंगित करता है कि आप में तार्किक और वैधानिक बल नहीं है आपकी बातों में। ठीक है। एक अंतिम प्रश्न ये लेते हैं कि क्या पुलिस किसी एक धर्म विशेष को देख के कार्रवाई कर रही है क्या? और यही कारण है कि न्याय की गुहार लगाते हुए कन्हैया ने अपनी 6 दिनों तक दुकान बंद रखी और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब यूपी में कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि पुलिस धर्म विशेष देख के कार्रवाई कर रही है। आप रहे हैं विभाग में, क्या ऐसा होता है कि कभी पुलिस धर्म विशेष देख के कार्रवाई करती है? कभी नहीं। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ईश्वर साक्षी है कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं। हमारी एक आंख हिंदू है, दूसरी आंख मुसलमान है, दोनों आंखों से हम देखते हैं। हमारी पुलिस फोर्स पे जो सर्वश्रेष्ठ विवेचक, अनुसंधानकर्ता, कमांडोज हैं मुस्लिम से, उनका हम लोग खूब फायदा उठाया एसटीएफ में। मैं नाम गिना दूं आपको, शादाब रशीद खान, बेस्ट इन्वेस्टिगेटर। मेरा खुद का पीए रिजवान, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन 2 बार पाया है। ये मुसलमान नहीं है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके पर्पस को सूट नहीं करता है। ये भेदभाव, ये हमारे राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि वाले, तुष्टिकरण वाले, इनको हिंदू मुस्लिम, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम जानते हैं, हम तो पूछते भी नहीं आप हिंदू मुसलमान हो, काम अच्छा करोगे तो हमारे, काम अच्छा करोगे तो हम समझाएंगे तुमको। लेकिन ये कह देना कि हम जाति देख करके, देखिए आपकी स्वार्थ सिद्धि हो सकती है, क्योंकि आप आए हो 5 साल के लिए, हम आए हैं 36 साल के लिए। हम वही करेंगे जो देश के लिए, समाज के लिए ठीक है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम करने में हमारा नुकसान है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान। हमें तो समाज में लौट के जाना ही है। और जिन लोगों ने हमें गोद में खिलाया है, जिन डॉक्टर शाहिदा हशमत ने मेरे दोनों बच्चे पैदा किए, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा? और यही बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर आदमी जो हिंदुस्तान का है, कब किसको किसने कहाँ हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को, लेकिन जो अपराध करता है उसकी बराए करम, जात बिरादरी न देखें, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है। अब अंतिम प्रश्न ये पूछते हैं कि कहा जा रहा है कि अब जैसे जनता के मन में जो डर आ रहा है, आम जनमानस जो दुकान चला रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, उनके मन में जो डर आ रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रशासन को क्या करना चाहिए? अंतिम स्टेप, फाइनल स्टेप। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का, कि सीसीटीवी के नेटवर्क से, आज सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा कि एक अपराधी अपने कान पकड़े हुए है। क्यों पकड़े कान का भी आपने सोचा? चेहरे पे मास्क और कान पे हाथ, क्योंकि ये फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी भी बॉडी पार्ट के आधार पे चिन्हित कर लेगा कि ये ए है, बी है, सी है कि डी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो भी चीज़ें आपत्तिजनक होती हैं, जैसे 26/11 है, इस तरीके की कोई चीज़ आती है, वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को बता देगी। इस तरीके के का एक नेटवर्क। दूसरा, कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट, हर गली मोहल्ले, हर जगह इस तरीके के लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना करके रख दें, जो छोटी से छोटी बात, आज एक नया आदमी आया, आज इसने कुछ इस तरीके की बात की जो आपत्तिजनक है, आज इसने इस तरीके की हरकत की जो कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है, इसकी सूचना पुलिस को दें, और पुलिस 24 घंटे में उनको निष्क्रिय कर दें। क्या कर दें? निष्क्रिय कर दें। निष्क्रिय का मतलब होता है जैसे हो देवता वैसा हो पूजन। होशियार को इशारा काफ़ी है। फिर सवाल उठेंगे न्यायालय ताला लगे? नहीं, न्यायालय ताले की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा विधि सम्मत कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई में कोई भी काम इलीगल नहीं, मारपीट नहीं, कुछ नहीं, ना ऊंची आवाज़ में बात करना। लेकिन अगर आपने मौका दिया है तो आपके पास, तो मैंने बताया ना, लाल दवा, बैंडेड से लेके बाईपास सर्जरी तक के उपकरण हैं, तो जैसा मर्ज वैसा इलाज कर दीजिए कानून के अंदर, और वो किया भी है। हम कभी भी ये कहीं नहीं कहेंगे कि विधि सम्मत न करें या कानून से आगे जाकर, कानून इतनी ताकत देता है।
हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।